हम लोग इंडक्टर के बारे में बात करते हैं ना। इंडक्टर दैट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। मैंने पहले ही कहा, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सारे जो है एक कंपोनेंट है जिसको आप अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। ओके, बिकॉज ये डिवाइस है। ओके, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics is the property of any device that can't be seen by naked eyes. That is just only the experience or nothing. यहाँ पे हम लोग इंडक्टर के बारे में जो बात कर रहे हैं, इंडक्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका फंक्शंस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। ओके, विच स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में जो है ये एनर्जी को स्टोर करता है एट फर्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड में वो एनर्जी को स्टोर करता है। ओके, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इंडक्टर को हम लोग बनाते कैसे हैं, सिंपल। इंडक्टर जो है मेनी टर्न्स ऑफ वायर है। इस तरह से दिस इज द मेनी टर्न्स ऑफ वायर, है ना। मेनी टर्न्स ऑफ वायर। अब ये जो टर्न्स ऑफ वायर है, ओके, सपोज दिस इज द वायर, है ना, दिस इज द वायर और वाइंडिंग, ये वाइंडिंग क्या हुआ, दिस इज द मेनी टर्न्स वायर, दिस इज द थ्री टर्न्स है। ओके, दिस इज द वाइंडिंग, दिस इज द कॉइल। अब ये वाइंडिंग और कॉइल जो है वो हम लोग ने यहाँ पे बाइंड कर दिया, दिस वन। ओके, देन ये जो है हमारा इस तरह से भी हो सकता है। ओके, दिस इज द वाइंडिंग, दिख रहा है आप लोग को, है ना। ये जो है एयर में बंधा हुआ है। इसके पहले जब इस पे बंधा हुआ था, देन दैट इज द मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक कोर बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर कर रहा है, तो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के चारों ओर जो है हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पतले पतले कंडक्टर से जो है इस तरह से टर्न्स करते हैं। दैट इज द मेनी टर्न्स ऑफ वायर। ओके, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे इंडक्टर को, यहाँ मैंने देखा है, ओके, ये आपका एयर पे है, दूसरा आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। दिस, ये भी हमारा इंडक्टर है ना। नाउ अब हम लोग इंडक्टर के बारे में देख लिए। इंडक्टर जो आपको दिख रहा है बस ऐसा ही दिखेगा, या तो इस फॉर्म में दिखेगा या तो इस फॉर्म में दिखेगा और नथिंग। जितनी तरह का वाइंडिंग है, जितनी तरह का कॉइल है, ओके, सारे कॉइल, सारे इंडक्टेंस आपको इसी तरह का दिखते हैं, यानी कि उसको भी हम लोग इंडक्टर कर सकते हैं। देन दे possess the property of inductor, that is the device, that is the component। ओके, नाउ इस इंडक्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। इंडक्टेंस दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टर। जिस तरह से रेसिस्टर के बारे में बात की, रेसिस्टर जो है डिवाइस है, ओके, विच डिसिपेट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब भी कोई भी एलिमेंट है, जब भी कोई एलिमेंट है उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, देन देयर विल बी हीट एनर्जी, दैट इज द आई स्क्वायर आर, है ना। आई स्क्वायर आर, ये रेसिस्टर का केस है। उसी तरह इंडक्टर का केस, इंडक्टर का केस में क्या है, ओके, कि जैसे उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा,
करंट फ्लो करेगा तो वैसे ही जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में जो है एनर्जी को स्टोर करता है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब यहाँ पे इंडक्टर जो है किस तरह के करंट को इंडिकेट करता है और अपने थ्रू किस तरह के करंट को पास करता है, देन इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर which opposes the flow of electricity or flow of current in either change in magnitude or direction। यानी कि अगर करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसको भी ओपोज करेगा इंडक्टर। करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसको भी ओपोज करेगा इंडक्टर, बिकॉज एवरी करंट हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑल ऑफ यू नो एवरी करंट हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसके पास है तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग बात करते हैं कि दोनों में जो है किसी तरह का चेंजेस हुआ, ओके, देन दे मस्ट हैव the property of inductance, that is the property of inductor which opposes the flow of current with either change in magnitude or change in direction। ओके, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से भी करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया जब भी लोग कहीं भी इंडक्टर को इंडक्टेंस को शो करते हैं तो वो इस तरह से शो करते हैं। ये कॉइल है, एल उसका इंडक्टेंस हो गया, है ना, यानी कि इसका जो सिंबल है वो एल है। ओके, इसका यूनिट है हेनरी, जिसको एस से डिनोट करते हैं, हेनरी। दिस हेनरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी जो है अमेरिकन फिजिसिस्ट के नाम पे पड़ा है, अमेरिकन फिजिसिस्ट जोसेफ हेनरी, उसी के नाम पे जो है यहाँ पे एच सिंबल आया। नाउ अगर कोई भी आइडियल सर्किट मॉडल देखते हैं, कोई भी आइडियल सर्किट मॉडल, ओके, एक इंडक्टर का कोई भी आइडियल सर्किट मॉडल है। आइडियल सर्किट मॉडल कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग एक इंडक्टर बनाते हैं देन दे ओनली पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस। ओके, इसमें जो हम लोग जानते हैं एवरी कंडक्टर, एवरी इलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट हैव रेसिस्टेंस। ऑल ऑफ यू नो, कोई मटेरियल हो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अगर इलेक्ट्रिक मटेरियल है देन दे मस्ट हैव रेसिस्टेंस कहीं भी। ओके, कहीं भी कोई भी अगर आपका कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, इसी तरह का मटेरियल है इलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर वो इलेक्ट्रिक मटेरियल है देन दे मस्ट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस। बट अगर हम लोग आइडियल कंडीशन हम लोग मान रहे हैं, ऑफकोर्स जैसे ये हमारा कंडक्टर है देन दिस, ये कंडक्टर ही है ना, जिसको हम लोग सिर्फ टर्न के फॉर्म में दिखा रहे हैं। एग्री विद मी? जस्ट राइट, एग्री विद मी। ये कंडक्टर है, तो जब कंडक्टर है तो कंडक्टर के पास लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कंडक्टर किसी जो है किसी मटेरियल से बना हुआ है, ओके, देन इन दैट केस दे मस्ट हैव रेसिस्टेंस। बट अगर हम लोग सिर्फ इंडक्टर और इंडक्टेंस पे फोकस करते हैं, ओके, तो हम लोग एक आइडियल सर्किट मॉडल मानते हैं। आइडियल सर्किट मॉडल यानी कि आइडियल कंडीशन क्या होता है, याद रखिएगा आज के बाद। आइडियल अगर कहीं भी बात होती है, जैसे आपने किसी को आइडियल माना, एनीवन, ओके, आपने अगर किसी को आइडियल माना तब आप उसमें अपना क्या बुराई देखेंगे? क्या आपको उसमें कुछ बुराई दिखेगा अगर आप किसी को आइडियल मानेंगे तो? नो, चाहे वो कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो किसी के रिस्पेक्ट में, दैट डजंट मैटर, बट आपके रिस्पेक्ट में जो है वो एकदम आइडियल है। ओके, यानी कि आपके रिस्पेक्ट में उसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे वो कितना ही खराब काम क्यों ना कर रहा हो, बट वो आपके रिस्पेक्ट में आइडियल है तो वो काम खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। ओके, जिससे बहुत सारे का जो आइडियल होंगे वही दाऊद इब्राहिम, बहुत सारे का आइडियल होगा ओसामा बिन लादेन, then those persons are not good, those persons are not good, but
फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो आइडियल है। देन अगर हम लोग आइडियल का बात करते हैं, किसी के लिए महात्मा गांधी हैं, किसी के लिए सुभाष चंद्र बोस हैं, किसी के लिए भाई मदर टेरेसा हैं, किसी के लिए जो है स्वामी विवेकानंद हैं, ओके, किसी के लिए उनके अपने माता पिता हैं, कोई अपने भाई बहन हैं, ओके, अगल बगल में पड़ोसी भी हो सकता है। देन इन दैट केस जो आइडियल मतलब कि कोई लॉसेस नहीं, निगेटिव यानी कि कोई लॉसेस नहीं। हाँ हाँ, भगत सिंह, ओके, निगेटिव मतलब कोई लॉसेस नहीं, किसी तरह का ड्रॉप नहीं। यहाँ पे लॉसेस और ड्रॉप मतलब क्या, निगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में निगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में निगेटिव यही हुआ कि आप वोल्टेज दे रहे हैं, ओके, तो वोल्टेज ड्रॉप कर जा रहा है, घट जा रहा है कंडक्टर के कारण, ओके। अगर आप वहाँ पे वोल्टेज 200 पावर दिए, 200 वाट, तो आउटपुट आ रहा है 180 वाट, 20 वाट लॉस कर गया। तो जो भी वोल्टेज घट रहा है आपका, जो भी आपका पावर लॉस हो रहा है, ये सिर्फ व सिर्फ जो है रेसिस्टेंस के कारण होता है ना, रेसिस्टेंस के कारण। इसके कारण आई आर वोल्टेज ड्रॉप या आई स्क्वायर लॉसेस याद रखेंगे आज के बाद, कहीं भी अगर पढ़िएगा। देन एवरी इक्विपमेंट मस्ट हैव रेसिस्टेंस, देन अगर वहाँ रेसिस्टेंस है, देन दे मस्ट हैव द वोल्टेज ड्रॉप, दे मस्ट हैव द लॉसेस, ओके। तो यहाँ पे जब तक हम लोग आइडियल कंडीशन नहीं एज्यूम करेंगे, तब तक हम लोग इंडक्टेंस के बारे में जो है कम्प्लीटली स्टडी नहीं कर पाएंगे। गॉट इट, ओके। अगर ये हमारा जो है इंडक्टर है, ओके, अगर ये इंडक्टर है हमारा, सपोज ये इंडक्टर है ना, इंडक्टर है, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगा दी, दिस वन। जब वोल्टेज सोर्स लगा दिए तो उसमें करंट फ्लो करेगा, नहीं, करंट फ्लो करेगा, एल है। अगर आइडियल सर्किट है, देन स्टडी पर्पज से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, दे डू नॉट हैव द रेसिस्टेंस। बट अगर आइडियल नहीं है, ओके, अगर वो आइडियल नहीं है, इन दैट केस जो है दे मस्ट हैव प्रैक्टिकल रियली में दे मस्ट हैव रेसिस्टेंस, ओके। यानी कि इसका जो एक्चुअल सिंबल होगा वो ये होगा, ये होगा आरएल सर्किट। गॉट इट, ओके। अगर आइडियल हम लोग एज्यूम नहीं करते तो जस्ट राइट इन द चैट सो दैट मुझे लगे आप हो यहाँ पे, ओके। नाउ ऑफ कोर्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले कि अगर आइडियल सर्किट मॉडल है, तो इंडक्टेंस को मैंने क्या डिफाइन किया, इंडक्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ वेरिएबल करंट, ओके, फ्लो ऑफ करंट जो डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है, फ्लो ऑफ चेंज इन करंट। अगर करंट में किसी तरह का भी चेंज हो रहा है, देन इंडक्टेंस अपोज करेगा। जैसे ये हमारा जो है करंट का ग्राफ है, अगर ये इस तरह का फ्लो कर रहा है, तो हर एक इंस्टेंट पे जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, दिख रहा है आपको, डायरेक्शन भी सेम है, ओके, इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इंडक्टर यहाँ पे कुछ भी अपोज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जो है ये करंट का ग्राफ है, ये देखो, तो जीरो इंस्टेंट पे ही करंट 0 से 5 एम्पियर हो गया, यानी कि उसी इंस्टेंट पे जो है करंट का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। ये बात है, 1 सेकेंड पे 5 एम्पियर से तुरंत 0 हो गया, तो उस इंस्टेंट पे करंट क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि उसको अब क्या करेगा, इंडक्टर ओपोज करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो इंडक्टर ओपोज नहीं करेगा, उसके थ्रू करंट जो है वो इजीली पास होगा। गॉट इट, उसको वो ओपोज नहीं करेगा। तो ओपोजिशन तब आएगा जब वहां पे करंट का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। लेकिन रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस जो है करंट का कोई भी फॉर्म हो, ओके, कोई भी फॉर्म हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे या ना करे, करंट का डायरेक्शन चेंज करे या ना करे, ओके,
कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो हमेशा क्या करेगा, ओपोज करेगा। देन दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके नाउ, अब मैंने क्या कहा, आइडियल सर्किट मॉडल। तो आइडियल सर्किट मॉडल यानी कि V is directly proportional to di by dt, derivative of current with respect to time। ओके, दैट इज द आइडियल सर्किट कंडीशन। ओके, अगर ये आइडियल इंडक्टर है तो भी जो होगा इसका, वो इंडक्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डेरिवेटिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप ब्रेक करेंगे, देन V इक्वल टू L di by dt। गॉट इट? V इक्वल टू L di by dt। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ए। अगर हम लोग एल को यहाँ पे लिखते हैं, देन V अपॉन डी आई बाई डी टी। गॉट इट? ओके, अगर हम लोग यहाँ पे जो है देखना चाहें 1 हेनरी, इसका यूनिट हेनरी, 1 वोल्ट 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। लिख सकते हैं हम लोग? टेल मी, लिख सकते हैं ना? ओके, वोल्ट पर यूनिट एम्पियर यानी कि ओम, यानी कि 1 ओम सेकेंड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? टेल मी, ओम सेकेंड लिख सकते हैं ना? यानी कि हम लोग 1 हेनरी को ओम सेकेंड लिख सकते हैं। हेनरी क्या है? एल। ये क्या है? आर। और ये क्या है? टाइम। यानी कि एल बाई आर जो होगा वो हमेशा क्या डिपेंड करेगा? टाइम को। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार मिलेगा। एल बाई आर, उसी को हम लोग कहते हैं आगे जाके टाइम कांस्टेंट, एल बाई आर। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे करके समझते जाएंगे, है ना? आई थिंक नो प्रॉब्लम। दैट्स राइट, प्लीज। नो। ओके नाउ, अगर हम लोग इसके थ्रू करंट को निकालना चाहें, ओके, जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, ये निकालना अगर चाहें, ओके, देन हम लोग ये भी लिख सकते थे इसको, V dt इक्वल टू L di, लिख सकते थे ना? यानी कि di इक्वल टू 1 बाई एल V dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट। गॉट इट? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब क्या है? अब इंटीग्रेशन विद द प्रॉपर लिमिट करेंगे। प्रॉपर लिमिट क्या होता है? सर्किट माइनस इनफाइनाइट और टी। ओके, माइनस इनफाइनाइट और टी, ये हमारा मान लेते हैं टोटल करंट आई आ गया, आई टी। वो ये देखो, अपने डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे। माइनस इनफाइनाइट से टी, ये लिमिट है, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। अगर ऊपर नीचे दो लिमिट हो तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके, जिसका वैल्यू कुछ होता है, ओके, नॉट वी स्क्वायर बाई 2। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस सर्किट का स्टडी कर रहे हैं। जब हमारा इंटीग्रेशन ए से बी हो, एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ए से सी और सी से बी। अब लोग जानते हैं? ये नहीं जानते हो, बट ये क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, जिसको आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे। तो जस्ट एज्यूम, डोंट वरी, ये आप लोग को पता होगा और पता होना चाहिए जो आप आगे पढ़ेंगे, है ना? डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो, ए से बी, ए से सी और सी से बी, यहाँ पे सी कुछ भी हो सकता है, ये ए से बी ही है। गॉट इट?
इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया। यहां से हम लोग यहां तक एरिया निकाल रहे हैं, 0 से ए तक। तो हम लोग इसको जो है एरिया दो पार्ट निकाल रहे हैं, यहाँ सी कर दिए। तो 0 से सी तक एरिया, सी से ए तक एरिया, या 0 से ए तक एरिया, दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? टेल मी, दोनों सेम होगा या दोनों अलग अलग होगा? 0 से सी निकाले, सी से ए निकाले, दोनों को हम लोग जोड़ दिए, या 0 से ए एरिया निकाल लिए, बोथ आर सेम आई थिंक। ओके, बस उसी कंसेप्ट पे यहाँ पे जो है ये बना हुआ है, ए से सी और सी से बी। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से टी वी डी टी प्लस और माइनस इनफाइनाइट से 0 एंड 0 से टी वी डी टी। ये बहुत बेसिक में जाके बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो हमारा ये इंडिकेट जो कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम में कोई भी सर्किट है हमारा, ये हमारा सर्किट है, एक स्विच लगा हुआ है। ओके, टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किए, ध्यान से समझिएगा, आपको आगे ये सब पढ़ना है डिटेल से, बट इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दूं मैं। ये सर्किट है हमारा, वोल्टेज सोर्स लगाए हुए हैं, करंट फ्लो किया, यहाँ पे एक स्विच के थ्रू, जैसे घर में स्विच नहीं होता ऑफ ऑन होता है ना, ऑफ ऑन नहीं होता भैया। तो घर में आपके बहुत सारे स्विच हैं, कंटिन्यू सप्लाई किया हुआ है, लेकिन जब स्विच ऑफ है तो क्या उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा? नहीं, बट सप्लाई तो हमारा दिया हुआ है, सप्लाई दिया हुआ है, सिर्फ स्विच से जो है उसका कनेक्शन क्या हुआ है, कट कर दिए। जब स्विच से कनेक्शन कट कर दिए हैं तो उसके पहले उसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा था जब स्विच को ऑन कर रहे थे? तो स्विच को ऑन करने से पहले उसके थ्रू करंट, टेल मी, 0। जब स्विच को हम लोग ऑन किए तो ऑन करने से पहले ओके, बल्ब के थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा, बोलो? 0। और जैसे स्विच ऑन किए तो उसके थ्रू करंट फ्लो करने लगा और वो वर्क करने लगा। तो ये जो इंस्टेंट है, ये इंस्टेंट, ये वही इंस्टेंट है, ये वही इंस्टेंट है जो 0 के पहले का टाइम है। ये देखो, ये जो है माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक करंट 0, इसके बाद ये करंट फ्लो करना शुरू हुआ, मान लेते हैं ये टाइम टी, इसी को हम लोग दिखा रहे हैं, इसी को। तो माइनस इनफाइनाइट से 0, अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो 0, यानी कि इसका वैल्यू 0 है ना। उसके बाद 0 से टी, तो जो टोटल करंट हमारा फ्लो करेगा, तो माइनस इनफाइनाइट से 0, यहाँ पे एल भी होगा, सॉरी दिस वन, यानी कि सर्किट को ऑपरेट करने से पहले उसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा था, 0। सर्किट को ऑपरेट करने से पहले उसके थ्रू करंट 0 फ्लो कर रहा था। बट कोई कोई ऐसा सर्किट भी होता है कि स्विच ऑन करने से पहले उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा था, जैसे ये देखो, ये जो है दिस वन, ये यहाँ कनेक्टेड स्विच, इसको यहाँ भेजना, ओके, ये यहाँ कनेक्टेड है, इसको यहाँ भेज रहे हैं। तो यहाँ पे इससे तो ये कनेक्टेड नहीं है ना, इससे कनेक्टेड नहीं है, स्विच हमारा इस कंडीशन पे था, इससे कनेक्टेड। ओके, अब क्या है,
t इक्वल टू 0 पे जो है स्विच इससे कनेक्टेड होती है। तो स्विच ऑपरेट होने से पहले भी करंट फ्लो कर रहा था और स्विच ऑपरेट होने के बाद भी करंट फ्लो कर रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पे इस इंडक्टर के थ्रू जो है स्विच जो है अभी यहाँ था इस वायर के साथ। ओके, अब इसको स्विच यहाँ पे इस स्विच से क्या किए, यहाँ कनेक्ट कर दिए, तब भी करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है। यानी कि हम लोग ये हमेशा नहीं कर सकते हैं कि स्विच को जो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो स्विच ऑपरेट करने से पहले उसके थ्रू करंट 0 फ्लो कर रहा था। ओके, ये हमेशा नहीं हो सकता। जो हमेशा नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या करते हैं कि स्विच का जो ऑपरेशन हो रहा है उसके पहले और उसके बाद, ओके, मान लेते हैं स्विच जो ऑपरेट हो रहा है, ओके, वो t इक्वल टू 0 पे ऑपरेट हो रहा है। तो 0 से जस्ट पहले, यानी कि t इक्वल टू 0 माइनस, नहीं, 0 माइनस मतलब जस्ट पहले, याद रखेंगे। t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद, यानी कि 0 प्लस, गॉट इट, 0 प्लस, तो जस्ट बिफोर मतलब स्विच को ऑपरेट हम लोग कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 से जस्ट पहले जो करंट होगा उसको 0 माइनस से इंडिकेट करते हैं। यानी कि इसको लिख दिए, नहीं दिख रहा आपको, यहाँ देखिए 0 से t 1/L v dt प्लस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, I0 माइनस, गॉट इट, ये हो गया हमारा IT। अब ये I0 माइनस जो है वो 0 भी हो सकता है, ये I0 माइनस जो है वो 0 भी हो सकता है, या आपका जो है कुछ वैल्यू भी हो सकता है। यहाँ पे डिफाइन हो गया ना, यहाँ पे डिफाइंड हो गया। तो अब हमारा कोई भी इंडक्टर हो, उस इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, ओके, वो उसका एक्सप्रेशन, उसका फार्मूला जो होगा, जो ऊपर लिखा हुआ वही फार्मूला होगा। ओके, उसका फार्मूला वही होगा। आई थिंक इट्स ओके। ओके, समझना है ना। तो ये इस इंडक्टर के थ्रू जो है करंट हो गया, जिसमें ये I0 माइनस जो है उसको हम लोग कर रहे हैं करंट बिफोर t इक्वल टू 0, ओके, या करंट बिफोर स्विचिंग ऑपरेशन, या इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट, गॉट इट, उसको इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट भी कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना, नो। अब देख, अब इंडक्टर का मेन कहानी शुरू हो रहा है, जो आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं, नेटवर्क में नहीं, ओके, मशीन में, पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासकर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब तक जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, दिख रहा है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि करंट जो इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, ओके, कांट चेंज इंस्टेंटेनियसली। ये एक्सप्रेशन बता रहा है, देखो कैसे, फ्रॉम एक्सप्रेशन ए इट इज क्लियर दैट, ओके, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर कांट चेंज इंस्टेंटेनियसली। ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है ना, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है। कहने का सेंस ये है कि अगर करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज होगा, अगर करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज होगा, ओके, इंस्टेंटेनियसली चेंज होने का मतलब कि टाइम चेंज नहीं हुआ और करंट का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। टाइम चेंज नहीं हुआ और करंट का वैल्यू चेंज हो गया, तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियसली चेंज। ओके, जैसे मैंने अभी यहाँ एक एग्जांपल दिखाया, ओके, मान लेते हैं कि ये जो है ऐसे जा रहा है
और सडनली इसे ड्रॉप कर दिया। तो ठीक इस टाइम पे 3 सेकेंड पे ओके इसका करंट का वैल्यू 5 एम्पियर से हो गया 0 एम्पियर, है ना, 3 सेकेंड से। तो यहाँ पे टाइम चेंज नहीं हुआ और करंट का वैल्यू चेंज हो गया। डिफ्रेंसिएशन ये नहीं करता है। डी आई बाई डी टी, अगर आप देखो डी वाई बाई डी एक्स, ओके, डी वाई बाई डी एक्स ये नहीं करता है। डी वाई बाई डी एक्स ये कहता है कि अगर एक्स में डेल एक्स चेंज हो रहा है और वाई में डेल वाई चेंज हो रहा है, तब हम लोग उसका डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? फर्स्ट प्रिंसिपल यही है ना, डिफ्रेंसिएशन का। ओके, इफ देयर इज एनी चेंज इन एक्स देन कॉरेस्पॉन्डिंगली वाई विल बी चेंज। ओके, एक्स में अगर एक्स प्लस डेल एक्स चेंज हो गया, वाई में वाई प्लस डेल वाई चेंज हो गया, देन डेल वाई बाई डेल एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स चेंज टू 0, यानी कि डेल एक्स जो है बहुत छोटा वैल्यू है, तब इसी को हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ये करते हैं ना हम लोग। ओके, तो यहाँ पे आप ये देखो डी आई बाई डी टी है, तो ये डी आई बाई डी टी है, तो अगर टाइम में चेंज होगा तब ना करंट में चेंज होगा। जैसे आपका एक्स में चेंज हो रहा है तब उसके कोरस्पॉन्डिंग जितना चेंजेस हो रहा है उसी के कोरस्पॉन्डिंग वाई में चेंज होगा तब ना डी वाई बाई डी एक्स है। उसी तरह टाइम में चेंज होगा तब करंट में चेंजेस होना चाहिए। अगर टाइम में चेंज नहीं हो रहा है तब करंट चेंज नहीं होना चाहिए। गॉट इट? अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा ये देखो। ओके, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू एल डेल आई बाई डेल टी, लिख सकते हैं, जहां पे डेल टी टेंस टू 0 है। ओके, डेल टी टेंस टू 0 यानी कि टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डेल टी इक्वल टू 0 कहने का मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, बट डेल आई में चेंजेस हो रहा है, करंट चेंज हो गया। ए ना, हम लोग मान लिए, अभी जो हम बता रहे हैं जो उसको सीखिए, बाद में अभी सब क्वेश्चन पूछते रहिएगा, पहले देखो। ओके, ये जो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है उसमें टाइम में अगर कुछ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, मान लीजिए टाइम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तब क्या होगा ये देखना है मुझे। अगर टाइम में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है और करंट चेंज हो गया तब क्या होगा। ओके, देन V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल करंट में चेंज हो गया, आई नॉट टाइम में चेंज नहीं हुआ, आई नॉट बाई 0 भट, आई नॉट बाई 0 कितना होगा, इनफाइनाइट। ओके, तो इनफाइनाइट इंटू एल कितना हो गया, इनफाइनाइट। देन V इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट। ओके, देन इसका मतलब क्या है, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इट इज पॉसिबल, इज इट और इजंट इट? It is not possible under any circumstances कि कोई भी फिजिकल बॉडी है और उसके क्रॉस इनफाइनाइट वोल्टेज आ जाए, असंभव है ये। सोचो हमारे घर में 220 वोल्ट है, तब उसके करस्पॉन्डिंग कुछ करंट होने का इतना डर लगा रहता है। ओके, जो मार्केट में पोल करा हुआ है, ओके, उसमें 2 फेज के बीच में 440 वोल्ट नियर है, उसके ऊपर में अब देखेंगे 11,000 का वोल्ट है, तब लोग इतना डरते हैं।
रेलवे में 25,000 वोल्ट का है। ओके, बोलते हैं ट्रेन के ऊपर लोग बैठता है ना, अगर तार टच कर गया तो आप देखे होंगे उस टाइम के जस्ट पहले वहां पे आदमी था, उस टाइम के जस्ट बाद देखेंगे वहां कोई है ही नहीं, जल के राख हो गया इंस्टेंटेनियसली। सोचो इतना ज्यादा वोल्टेज। ओके, तो जो लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कता है, नीचे अगर गिरता बोलता है ठंडक गिर गया, बज्जर गिर गया। जहां भी गिरता है जो तार का पेड़ होता है उसको जलाते हुए अंदर घुस जाता होता है ना भाई, है ना। ये मिलियंस ऑफ वोल्ट है उसमें, मिलियंस। और यहाँ तो हम लोग इनफाइनाइट वोल्ट का बात कर रहे हैं। ओके, इनफाइनाइट वोल्ट का बात कर रहे हैं, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि इससे एक चीज क्लियर है, वो क्या क्लियर है कि इंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है। एम आई राइट? ऑल ऑफ यू ओके विथ मी? जस्ट टेल मी। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये याद रखेंगे, इंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है। इसको मैंने अभी प्रूफ करके दिखा दिया। ओके, इसको हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि उसके थ्रू जो है करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है। जब भी करंट होगा चेंज तो इस तरह से होगा, यानी कि अगर टाइम में चेंज नहीं हो रहा है तो करंट चेंज नहीं होगा, टाइम में चेंज हो रहा है तब करंट भी साथ में चेंज होगा। वही हुआ इंस्टेंटेनियसली का मीनिंग। ओके, देन इट इज वेरी क्लियर, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना? नो। नाउ वी सी। इंस्टेंटेनियस पावर। Pt इक्वल टू Vt इंटू आई टी लिख सकते हैं। ये टाइम का फंक्शन है। इंस्टेंटेनियस हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस। ओके, तो जब टी से लिख सकते हो तो वी टी, यानी कि वी मतलब एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, ए है ना। ओके, यानी कि टी इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। जस्ट टेल मी। पावर, इंस्टेंटेनियस पावर लिख सकते हैं, बोलो जल्दी। भी है ना भाई, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई डी टी, और ये आई हो गया। आप आई टी लिखो या आई लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इंस्टेंटेनियस एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है। ओके, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल आई डी आई हो जाएगा ये, यानी कि चेंज इन एनर्जी इक्वल टू एल आई डी आई लिख सकते हैं, बोलो। लिख सकते हैं ना? अब सोचो, फर्स्ट पॉइंट, इफ आई इक्वल टू कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट है, जो इंडक्टर के थ्रू करंट पास कर रहा है, अगर वो करंट जो है वो कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी आई, वो क्या हो जाएगा? चेंज इन करंट क्या हो जाएगा? जीरो। या डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। टेल मी, जीरो होगा ना? होगा। ओके, नाउ अब
करंट कांस्टेंट, तो डी आई डी टी जीरो, तो वोल्टेज क्या हो गया आपका जीरो, वोल्टेज जीरो। याद रखेंगे किसी दो पॉइंट के क्रॉस, अब ये वोल्टेज मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इन दोनों के बीच का जो है, अगर वोल्टेज जीरो है यानी कि V1 माइनस V2 क्या है, जीरो है। नहीं, V1 माइनस V2 जीरो है, यानी कि इन दोनों एक दूसरे से क्या है, शॉर्ट सर्किट। याद रखेंगे ऑलवेज V इक्वल टू जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट, और I इक्वल टू जीरो यानी कि ओपन सर्किट। यानी कि किसी के थ्रू करंट नहीं फ्लो कर रहा है तब ना इक्वल टू जीरो, और करंट नहीं फ्लो कर रहा है यानी कि सर्किट हमारा क्या है, ओपन है ना। सर्किट ओपन है, देन दैट इज द ओपन सर्किट, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना, तो यहाँ पे अगर करंट कांस्टेंट पास हो रहा है किसी भी इंडक्टर के थ्रू, इन दैट केस, ओके, इन दैट केस उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। यानी कि इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किट यानी कि अपने थ्रू करंट को इजीली पास होने देगा, क्योंकि करंट तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। और इंडक्टर क्या है, वो करंट का चेंज होता है तो उसको अपोज करता है, उसको पास होने नहीं देगा। अपोज करना मतलब पास होने नहीं देना। ओके, जब उसको अपोज करता है तो यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट, यानी कि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आई थिंक इट्स ओके, ओके ना। नाउ पावर डी आई बाई डी टी जीरो, then P equal to 0, di equal to 0, यानी कि चेंज इन एनर्जी जीरो। ओके, ये चेंज इन एनर्जी होगा इंस्टेंट, चेंज इन एनर्जी जीरो, यानी कि कोई भी इंडक्टर के थ्रू करंट, कोई भी इंडक्टर के थ्रू करंट अगर कांस्टेंट पास हो रहा है तो वो इंडक्टर न ही पावर को ऑब्जॉर्ब करेगा, न ही पावर को आपका डिसिपेट करेगा। डिसिपेट तो कभी करता ही नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, जब भी करंट कांस्टेंट होगा इंडक्टर के थ्रू, ओके, तो वो ना तो एनर्जी को स्टोर करेगा, क्योंकि चेंज इन एनर्जी कितना हो रहा है, जीरो। अब मैंने पहले बोला कि इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये इंडक्टर ना ही एनर्जी स्टोर करेगा और ना ही एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, यानी कि ना ही ये एनर्जी स्टोर, कब, जब करंट हमारा कांस्टेंट है तब। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, टेल मी, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, सेकंड, इफ आई इंक्रीजिंग, अगर करंट बढ़ रहा है, अगर करंट बढ़ रहा है तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आई बढ़ रहा है तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, पॉजिटिव। ये सब आप लोग पढ़े हैं, करंट बढ़ रहा है तो डी आई पॉजिटिव, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा ना, होगा। ओके, अब डी आई पॉजिटिव, डी आई पॉजिटिव यानी कि डी यू पॉजिटिव, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव यानी कि पावर पॉजिटिव। अब यहाँ देखो डी यू यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पॉजिटिव, ए है ना। डी यू यानी कि चेंज इन एनर्जी, यानी कि फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी में दोनों डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि उसके पास कुछ एनर्जी है। यानी कि जितना पहले मान लो उसके पास 2 रुपया था, अब 3 रुपया हो गया, तब ना पॉजिटिव, यानी 3 माइनस 2 पॉजिटिव। गॉट इट, ओके। यानी कि एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, यानी कि एनर्जी पॉजिटिव है, यानी कि एनर्जी को वो स्टोर कर रहा है या रिलीज कर रहा है, टेल मी। एनर्जी को वो स्टोर कर रहा है या रिलीज कर रहा है, बोथ। स्टोर कर रहा है, रिलीज क्यों करेगा भाई, एनर्जी को स्टोर कर रहा है तब ना एनर्जी बढ़ रहा है, वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है।
ओके, एनर्जी स्टोर कर रहा है यानी कि जब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जैसे ये देखो, ये कांस्टेंट पहला कंडीशन, ये करंट बढ़ रहा है, ओके, ये करंट बढ़ रहा है, दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में अगर करंट बढ़ रहा है, ओके, यानी कि वो एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। गॉट इट? नाउ तीसरा कंडीशन, इफ आई डिक्रीजिंग, करंट घट रहा है तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, निगेटिव। चेंज इन एनर्जी निगेटिव, तो चेंज इन करंट क्या होगा, निगेटिव, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, निगेटिव, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या हो गया, निगेटिव, यानी कि फाइनल एनर्जी जो है इनिशियल एनर्जी से क्या हो गया, कम हो गया। गॉट इट? फाइनल एनर्जी जो है इनिशियल एनर्जी से कम हो गया, यानी कि पहले आपके पास 3 रुपया था, अब 2 रुपया हो गया, तो आपने 1 रुपया क्या किया, रिलीज कर दिया अपने पास से, खर्च कर दिया, यानी कि इस कंडीशन में एनर्जी ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना, यानी कि कब, जो मैक्सिमम हुआ ये इस कंडीशन में, दिस कंडीशन, तीसरा कंडीशन, है ना। लॉस नहीं, उसको लॉस नहीं बोलते, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। लॉस उसको बोलते हैं जिसको वापस गेन नहीं कर सकते, इसको हम लोग गेन करते हैं, दिखाएंगे हमारे। ओके, लॉस नहीं बोलेंगे। ओके, एनर्जी स्टोर कर रहा है, ओके, और एनर्जी रिलीज कर रहा है, बस। ओके, जब करंट कांस्टेंट है तो ना ही एनर्जी स्टोर करेगा ना ही एनर्जी रिलीज करेगा। जब करंट बढ़ रहा है तो ना ही एनर्जी वो, सॉरी, जब करंट बढ़ रहा है तो एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब जब करंट घट रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना। ओके, करंट बढ़ रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, करंट घट रहा है, एनर्जी ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। ओके, इसी में आगे जाके आप एनर्जी अगर निकालते हैं इसको, डी यू एल आई डी आई, अगर करंट इनिशियली जीरो है, एनर्जी जीरो है, करंट फाइनली आई है, एनर्जी यू है, तो यू इक्वल टू ये एल, और आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाई टू, तो ये जीरो से आई, इसको हम लोग लिखते हैं हाफ एल आई स्क्वायर, याद रखेंगे। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ओके, that is given by half Li square. I think no problem. Kinetic energy, kinetic energy बोल सकते हैं, this is the kinetic energy in terms of current. नहीं तो हाफ से भी स्क्वायर भी होता है, उसको भी काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे क्या। कैपेसिटर में जो, तो वो कौन सा एनर्जी, कंसेप्ट वो नहीं है ना, कंसेप्ट यहाँ पे ये है, बट इसको काइनेटिक वेरिएबल बोलते हैं, इसको पोटेंशियल वेरिएबल बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बुक में लिखा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना। रिवीजन कर लेंगे, आपको याद हो